तो आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के दूसरे एपिसोड में, जिसको ऑर्गेनाइज और सपोर्ट किया है शारदा लॉन्च पैड ने। आज का जो एपिसोड है काफ़ी रोमांचक है मेरे लिए, और मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने गेस्ट को, डॉक्टर प्रवीण पचौरी जी, जो डायरेक्टर है यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के, और हमारे रेगुलर मार्गदर्शक और मेंटर डॉक्टर अमित सहगल जी, जो डायरेक्टर है शारदा लॉन्च पैड के। बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, डिज़ाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स। और मेरे लिए खुद ये फर्स्ट सेशन है कि मैं डिज़ाइन को बहुत ही करीबी से जानना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण सर से। सर, पहले तो आप कुछ बता पाए अगर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, वहीं से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। तो दर्शकों को हमारे कुछ बताइए सर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, और कैसा वहाँ पे उसका क्या कोर फोकस है, क्या उसका मिशन स्टेटमेंट है, और कैसे वो अपने आगे आने वाले अपने आप को कैसे वो स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योरशिप से अलाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार नोएडा में जो AKTU का एक्सटेंशन सेंटर था वहाँ स्टार्ट किया गया। और संस्थान का विजन ये है कि हम उत्तर प्रदेश के जो आर्टिसान्स के प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल पहचान दिला सकें। तो संस्थान का जो मिशन है वो उसी पथ को पूरा करने के लिए है। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो करंट इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रिडिफाइन करें। और आज के बदलते परिवेश में जहाँ पर IPR प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करके दें जो इंडस्ट्रीज़ जो है इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ कर सकें। राइट सर। इसी से रिलेटेड सर दूसरा क्वेश्चन मैं पुट करना चाहूँगा कि डिज़ाइन, अब आप यहाँ पे जब बच्चों से मिलते हैं तो आप कैसा सिनर्जीज उसमें मैच देखते हैं कि डिज़ाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स ये दोनों के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी सेम एनर्जी सिनर्जीज मैच कर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहें। बेसिकली अभी तक क्या था कि लोग डिज़ाइन का मतलब समझते थे इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एरोस्पेस डिज़ाइन, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, तो सभी अलग अलग फ्रंट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट सब जगह बढ़ती जा रही है, स्पेस कम होता जा रहा है, जगह हमारे पास कम है, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको रीडिफ़ाइन करने पड़ रहे हैं। तो डिज़ाइन जो था, जो सब अलग अलग काम कर रहे थे, उसको एक जगह लाने का प्लेटफॉर्म बन गया। अभी जो डिज़ाइन के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट विशेष रूप से प्रोडक्ट डिज़ाइन पर काम करता है, एर्गोनॉमिकल डिज़ाइंस पर काम करता है, UI UX डिज़ाइंस पर काम करता है। तो सभी डिज़ाइन कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे स्टार्टअप हैं या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज़रूरत बनते जा रहे हैं। क्योंकि कन्वेंशनल डिज़ाइंस को फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केट में अपील क्रिएट नहीं होती है, उसकी मार्केट स्पेस क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि जो करंट प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप जो नया प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो कई मायनों में, जैसे एर्गोनॉमिकल मतलब प्रयोग के हिसाब से जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होना चाहिए, उसको जिस इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस टाइम कम से कम होना चाहिए, जिन मटेरियल्स को प्रयोग करके बनाया जा रहा है उनका मटेरियल्स का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस अगर हमको बनाने हैं तो हमको प्रोडक्ट को दोबारा से डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। न केवल अब प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन की बात रह गई है, बल्कि अब तो हम शहरों को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले डिज़ाइन का मतलब लोग समझते थे जो है कि खाली हम कमरे या बिल्डिंग या उसके अंदर की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अभी जब हम पूरे का पूरा शहर प्लान करते हैं तब भी हम डिजिटल ट्विनिंग का सहारा लेते हैं, जो डिज़ाइन का ही एक फील्ड है। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं अब वो समय की एक ऐसी ज़रूरत बन गए हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो या कॉरपोरेट जगत हो, बिना डिज़ाइनर्स की मदद से आज आगे नहीं बढ़ सकता। तो धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि जो डिज़ाइन है वो आज की बेसिक नीड बन गया है, और कोई भी चीज़ जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें जो भी हम टीम डेवलप करें उसमें कोई ना कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। राइट सर। तो मैं सेम क्वेश्चन ही अमित सर के पास ले जाना चाहूँगा, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक से सर मैंने तो डिज़ाइन को सिर्फ ऐसे ही देखा था कि UI UX है स्टार्टअप्स के कंसेप्ट में, और जो ट्रेडिशनल जैसा सर ने बजाया कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर फैशन डिज़ाइन कर रहे हैं। करेंटली हम लोग यूपी में स्मार्ट सिटीज़ डेवलप कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सर ने जैसा बताया कि फ्यूचर के अंदर हम सिटीज़ भी डिज़ाइन करने वाले हैं, इसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए भी स्कोप है अभी,
रहते हुए अगर ये अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए, इंटरेक्शन करना स्टार्ट हो जाए फ्यूचर को देखते हुए, राइट, तो उसमें भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं। बिल्कुल दिव्यांशु जी, ये बहुत अच्छा आपने एक विषय उठाया है, डिज़ाइन का क्या रोल है और वो भी खासकर स्टार्टअप्स में। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टार्टअप की एक जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है कि मुझे क्या नया बनाना है। हर एक स्टार्टअप के मन में रहता है कि मुझे कुछ नया करना है, तभी मैं आगे जाकर उसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाऊँगा, मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे पा रहा हूँ वो मेरा आगे मार्केट में जाएगा। तो नया करने के लिए उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से या डिज़ाइन से शुरुआत होती है। और बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इन सारे अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो जो हमारा स्मार्ट सिटीज़ का, और उसके बाद अगर हम विलेजेस पे भी जाएं तो स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है इंडिया की वो ज़्यादातर गांव से, विलेजेस से जुड़ी हुई है, तो उनको भी हमें डेवलप करना है। तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज को भी अगर डेवलप करना है तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो कोई हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो ये सारे सॉल्यूशंस जब एक साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन सब के डिज़ाइंस एक दूसरे के साथ अलाइन जब होंगे, तब वो मिलके ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे और वहाँ से फिर हमारा जो स्मार्ट सिटीज़ का या स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आएगा। तो ये सारे डिज़ाइंस को कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ना पड़ेगा, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए ये डिज़ाइन की बेसिक समझ हर एक स्टार्टअप फाउंडर को होनी चाहिए। और जो भी इनकी टीम है स्टार्टअप फाउंडर की, उसमें कहीं ना कहीं उनको एक ही एक्सपर्टाइज रखना पड़ेगा कि उसमें डिज़ाइन की समझ रखने वाले लोग हों, ताकि जब अलग डिज़ाइन बन रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की है तो वो मेरे सिस्टम के अंदर फिट नहीं आ रही है दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो आज की डेट में इंटीग्रेशन और मल्टी डिसिप्लिन का टाइम है, यहाँ पर कोई भी अपने एक स्टार्टअप को या अपने प्रोडक्ट को अलग से लेकर नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ जुड़ना है और ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को बिल्ड करना है, तो वहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और शारदा यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हमारा ये इसी चीज़ के ऊपर फोकस है, जो हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेके चलता है। तो उसमें आर्किटेक्चर का पार्ट भी है, लैंडस्केपिंग का पार्ट भी है, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है, फैशन डिज़ाइन भी है, जहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है कि आप सस्टेनेबल क्लोथिंग में कैसे जा सकते हैं, कलर्स डाइज में केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम से कम हो, नेचुरल फैब्रिक के ऊपर कैसे जाएंगे। तो देन इंटीरियर डिज़ाइन का पार्ट भी उसके अंदर है कि कैसे आप, जैसे सर ने बोला कि कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाएँ, कैसे मैक्सिमम फीचर्स फैसिलिटीज़ आप दे पाएंगे। ये सिर्फ घरों में ही नहीं है, फैक्ट्रीज़ भी जो आ रही हैं आने वाले समय में, जो इंडस्ट्रीज़ होंगी या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, ऑफिसेज़ होंगे, तो वहाँ पर भी उनको बहुत कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके देन एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, तो इसके अंदर डिज़ाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही। तो जहाँ तक मैं समझा अपनी जर्नी के अंदर, मैं आज तक हमेशा ये सुनता था कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द रूलर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूलर शेप ऑफ इंडिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है फास्टर जर्नी को कर पाए। तो वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है सर, राइट, कम्प्लीमेंट इज़ द राइट वर्ड, हाँ जी, जो है। और सर सेकेंडली हम लोग आगे जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप इंस्टीट्यूट में जैसे काम कर रहे हैं अभी, तो आपने डिज़ाइन और स्टार्टअप का कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बताना चाहें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कि डिज़ाइन से रिलेटेड कोई नया स्टार्टअप ने आगे किया हो आपके नीचे, आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर। यूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पिछले 6 महीने में एक स्पेशली एक सेगमेंट सिलेक्शन किया, एंड दैट सेगमेंट इज़ टॉय एंड गेम्स डिज़ाइन। तो यहाँ भी हमने एक पर्टिकुलर फ्रेम फिट किया कि वी शुड डिज़ाइन द गेम्स only for the kids which are from 3 to 6 years, because in our new national education policy the government has envisioned a new concept, that is बाल वाटिका। तो बाल वाटिका जो कंसेप्ट है उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को खेल के साथ साथ हमको पढ़ाना है। तो ये जो पढ़ाई का जो मॉडल है वो उसमें 3 डायमेंशंस मेनली हम कवर करते हैं। पहला डायमेंशन जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यानी ब्रेन से किए जाने वाले काम, जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा साइकोमोटर डोमेन स्किल्स, यानी कि इंद्रियों से किए जाने वाले काम, जिसको हम कर्म योग की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा अफेक्टिव डोमेन स्किल्स, यानी कि भक्ति योग, जैसे हृदय से किए जाने वाले काम। तो हमको 3 से 6 साल के बच्चे को इथिक्स भी सिखाना है, उसको अपनी इंद्रियों को प्रॉपर प्रयोग करना सिखाना है, और साथ ही उसकी बौद्धिक सोच को भी डेवलप करना है। तो क्योंकि ये खेल खेल में सिखाना है, इसलिए खेल का ऐसा डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है।
तो हमने 14 विशेष रूप से ऐसे बच्चों को तैयार किया जो है, जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। और इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमने 4 महीने के अंदर ही जो गेम्स डेवलप किए वो बाल वाटिका के तीनों स्टेजेस के लिए डेवलप किए। स्टेज 1 3 से 4 साल, स्टेज 2 4 से 5 साल, स्टेज 3 5 से 6 साल। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो 3 से 4 साल में अलग होती है, 4 से 5 में अलग होती है, 5 से 6 में बिल्कुल अलग होती है। तो उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 14 गेम्स डिज़ाइन किए। एंड आई फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट टू से कि वो सारे के सारे गेम्स जो बच्चों ने इवॉल्व किए वो उस उम्र के बच्चों पर जाकर उन्होंने टेस्ट भी किए। और आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि बच्चों ने स्लम एरियाज़ में जाके जो है वो टॉयज़ एंड गेम्स जो है जो उन्होंने डेवलप किए, और उस उम्र के जो बच्चे उन्होंने 15-20 बच्चे इकट्ठे किए और उन बच्चों को जो है वो खेलने को दिया, जिससे कि एक्चुअली उस खेल को वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा किया। एंड फाइनली आफ्टर द कंक्लूजन हमने उन सभी को IPR के लिए, चाहे वो डिज़ाइन के माध्यम से या पेटेंट के माध्यम से, प्रोटेक्शन के लिए प्रोसेस चालू किया है। इसी बीच में हमने कुछ कंपनियों को जो ऑलरेडी टॉयज़ एंड गेम सेक्टर में काम करती हैं, टॉयज़ बनाती हैं, उनको भी वो प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए। तो इट इज़ ए वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी टू शेयर कि उनमें से एक कंपनी ने कहा कि इनमें से 2 प्रोडक्ट्स तो मैं चाहूँगा कि मैं कल ही प्रोडक्शन के लिए मुझे मिल जाए, तो मैं कल से ही प्रोडक्शन करना चाहूँगा। और जो लोग 20 साल से जो है इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और टॉयज़ की बारीकी को समझते हैं, उनको जब हमने शोकेस किया तो दे वर हाईली डिलाइटेड कि आपने ये जो मतलब गेम्स डिज़ाइन कराएँ दे आर ऑसम। और हमारा मकसद ये है कि अगर एक बार हमको इनसे IPR प्रोटेक्शन मिल जाता है तो न केवल हम इन कंपनियों के साथ उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, इससे बच्चों को भी कुछ आमदनी होगी। आज की तारीख में आइडिया इज़ मनी, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप फैक्ट्री लगाएं तभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। अगर आपके पास अच्छे पेटेंट्स हैं, अच्छी डिज़ाइन कॉपीराइट्स हैं, तो आप कंपनियों के साथ जो है रॉयल्टी पर काम कर सकते हैं। सो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर ओन विज़न। तो स्टूडेंट्स ने उसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अभी वो अपने सारे जो गेम्स उन्होंने डेवलप किए उनको IPR के थ्रू प्रोटेक्ट कराने के प्रोसेस में हैं। एंड सून वी विल साइन MOUs विद द कंपनीज दोज हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर दोज टॉयज़। और सबसे बड़ा ये जो हमारी इसमें वो है कि हम चाहते हैं कि जब ये बाल वाटिका कंसेप्ट गांव के लेवल पर इम्प्लीमेंट हो तो वहाँ हम स्ट्रगल ना करें, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम टीचर के लिए जो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर, कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी और उसे कैसे किस उम्र में क्या सिखाना है। लेकिन अगर वेल डिफाइंड गेम है जैसे हमने बनाए हैं और टेस्ट किए हैं हमने कि ये स्टेज 1 के लिए है, यानी 3 से 4 साल का बच्चा इसको यूज़ करेगा, तो टीचर्स के पास भी एक ऐसे गेम्स का सेट होगा जहाँ पर जो है वो खेल खेल में बच्चों को ये स्किल्स दे पाएंगे जो है। दूसरा, अगर ये 14 गेम्स जैसे अभी हमने IPR प्रोटेक्शन किया है तो ये कल्चर में शिफ्ट होगा। अभी क्या है कि ये मतलब ये पहला प्रयोग था कि 14 बच्चों ने ही गेम डिज़ाइंस में पार्टिसिपेट किया और 14 के 14 बच्चे उसको IPR लेवल तक लेकर आए हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर बीइंग वेल एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री। सो आई फाइंड कि आने वाले टाइम में ये एक कल्चरल शिफ्ट होगा। मतलब डिज़ाइन जो है जैसे अभी तक हम देखते थे कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते थे, अब हमने इसे कन्फाइंड पर्सपेक्टिव में लाया कि एक पर्टिकुलर डोमेन जैसे टॉयज़ एंड गेम्स को हमने पिक किया। तो दिस इज़ द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अदर सेक्टर्स नाउ, कि जो बच्चे डिजिटल ट्विनिंग में काम करना चाहते हैं दे शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सच प्रोडक्ट्स। जैसे वो एक शहर या एक गांव से शुरू करें, सर ने जैसे कहा कि स्मार्ट विलेज की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम विलेज से ही शुरू करें, बट वी शुड डेवलप ए परफेक्ट मॉडल विच कैन बी रेप्लिकेटेड so that the startup company can get opportunity to convert their product in a commercially viable product.